जय हिंद बेटा। हम पढ़ रहे हैं भूगोल कक्षा 12 का दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है बेटा एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें हमने यंत्र व उपकरण, उनके भोजन और उनके वस्त्र और उनके निवास गृह के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आर्थिक क्रियाकलाप का अंतिम पॉइंट अपना रहा हुआ था जो था आखेट यानी शिकार। तो आज हम आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात एस्किमो की अर्थव्यवस्था के अंतिम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आखेट यानी शिकार पर। ठीक है, जो आपको अच्छे से पता है, मैंने बार बार कहा है, उनकी आजीविका का यानी जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, तो आखेट। तो बात करते हैं बेटा एक महत्वपूर्ण लाइन के साथ। एस्किमो जो जनजाति है वो शीतकाल यानी सर्दी, बसंतकाल लगभग मार्च वाला महीना, फरवरी मार्च वाला, और ग्रीष्मकाल यानी शीतकाल, बसंतकाल और ग्रीष्मकाल, इन ऋतुओं में ये अलग अलग प्रकार की विधियों से शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ फिर हमें तीनों प्रकार की ऋतुओं के बारे में, इनके शिकार के सिस्टम को पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं आखेट। और आखेट में बेटा सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो के शीतकालीन आखेट पर। सर्दियों में जो ये शिकार करते हैं, कैसे करते हैं और किसका करते हैं, कैसे करते हैं और किसका करते हैं। तो पहली बात तो यही आ जाती है भी किसका करते हैं। इस ऋतु में यानी शीतकाल में, सर्दी में, इस ऋतु में केवल सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली का शिकार यानी आखेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी भी शीतकाल में केवल सील मछली का ही शिकार करते हैं। बात बेटा शिकार की आ गई तो हम ये भी ध्यान दे लें भी किससे करते होंगे। तो अगर आप लिखें हम इसी में, सील मछली का शिकार किससे करेंगे? हार्पून से। उनका जो औजार है शिकार का, हार्पून। तो केवल सील मछली का शिकार, और वो भी किससे? हार्पून से करते हैं। कब? शीतकालीन आखेट में। अब हम बात करते हैं बेटा शीतकालीन आखेट की विधियां, यानी शीतकालीन आखेट है वो किन विधियों से करते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, इनकी है दो महत्वपूर्ण विधि, जिनमें एक का नाम है माऊपाक, माऊपाक, और दूसरी है बेटा इतुरपाक, इतुरपाक। अब देखिए तो क्या है माऊपाक और इतुरपाक। तो हम पढ़ रहे हैं एस्किमो जनजाति, तो इसका मतलब इन दोनों का संबंध एस्किमो जनजाति से है। एस्किमो जनजाति के शीतकालीन आखेट की विधियां हैं माऊपाक और इतुरपाक। अब हम एक एक करके इन दोनों मेथड पर बात करते हैं बेटा भी माऊपाक क्या है और इतुरपाक क्या है। किसका शिकार करते हैं हम बात कर चुके हैं, सील मछली पर। अब देखिए जब सील मछली, क्योंकि शीतकाल है, बर्फ पूरी महासागर में बर्फ जमी हुई है, समुद्र में बर्फ जमी हुई है, तो लेकिन जिंदा रहने के लिए सांस तो लेना पड़ेगा भाई। अंदर है ये बर्फ, ये बर्फ, बर्फ के नीचे सील मछली और ऊपर ये रहे एस्किमो, ढूंढ रहे हैं अपने शिकार को। तो इस सील मछली जो इसके नीचे है, उसको सांस लेने के लिए बर्फ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। सांस लेने के लिए ये छिद्र बनाते हैं, और ये छिद्र कहां बनाते हैं? जहां पर बर्फ की पतली परत होती है वहां पर। तो और वहां वो एस्किमो उनकी पहचान कर लेते हैं, उन पतली परत में उन छिद्रों की पहचान कर लेते हैं, और क्या करते हैं, इन
छिद्रों के अंदर वो एस्किमो जो शिकारी है वो हड्डियों की टुकड़े लगा देते हैं, पतले पतले। यानी एक पहले तो आप ये एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो वो होल बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं, कुछ तो एस्किमो बना लेती है, सील मछली बनाती है, या एस्किमो लोग भी बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपने बहुत से बच्चों में, गांव वाले बच्चों ने जरूर किया होगा, पशुओं को बांधने के लिए खूंटा जरूर रोपा होगा भाई आपने। तो हम क्या करते हैं, एक उपकरण लेते हैं जो भी घर पे होता है, ठीक है, और ज़मीन को खोदते हैं जितना बड़ा आपका खूंटा है और होल करते हैं। सेम वही सिस्टम यहाँ है, क्योंकि बर्फ़ बहुत मोटी मोटी परत यहाँ पर जम जाती है। तो आप ये समझ लें भी सील मछली सांस लेने के लिए बर्फ़ के नज़दीक आएगी, ऊपर की सतह पर आएगी, और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, एस्किमो वहाँ होल कर देते हैं और उस होल में हड्डी लगा देते हैं, एक हड्डी का टुकड़ा लगा देते हैं, एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं। और जैसे ही नीचे सील मछली आएगी, सांस लेने के लिए अपना मुंह ऊपर करेगी, वो उस हड्डी से टकराएगी तो हड्डी हिलेगी, वहाँ पर हड्डी हिलेगी, और हिलते ही वहाँ बाहर बैठे एस्किमो को पता चल जाएगा भी सील मछली सांस लेने के लिए आ गई है। तो तुरंत क्या करेगी, उसके पास क्या है, उसके पास हार्पून है और हार्पून को मारेगा और सीधा उसके मुंह के ऊपर लगेगा, और आगे की नोब और जो धागा है, और धागे की सहायता से अंदर डाल के, और नोब है वो उसके मुंह के अंदर, यानी नाक आगे वाली जो साइड में है, नोब चुभ जाएगी और उसको बाहर खींच लेगा। तो इस प्रकार का जो मेथड है बेटा, उसको बोलते हैं माऊ पाक। मुंह पर अटैक करते हैं सीधा, लेकिन एक छिद्र। इसमें आपको मोटी मोटी बात मैं आपको, जैसे मैंने बोली है, मैं यहां मोटी मोटी शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको जरूर लिखिएगा भी। सील मछली को सांस लेने के लिए बर्फ के छिद्र बनाने पड़ते हैं। बर्फ में छिद्र बनाने पड़ते हैं। ये छिद्र बर्फ की पतली परत में बनाते हैं, या एस्किमो खुद उन पर होल बना देता है, छिद्र बना देता है। और इन छिद्रों में जो एस्किमो शिकारी है वो हड्डी की एक छड़ लगा देता है। जब सील मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो हड्डी हिलती है। इससे एस्किमो शिकारी को पता चल जाता है भी सील मछली सांस लेने के लिए आ गई है, तो वो हार्पून से सील के मुंह पर जोर से मारता है और शिकार कर लेता है उसको। तो इस मेथड को कहा जाता है बेटा माऊ पाक। अब बात करते हैं बेटा, ये क्या मेथड है फिर, इतुर पाक। इसमें तो आप ऐसे समझ लो, अब ये मुंह पर मारते हैं, एक छेद है और उसमें मुंह पर मार दिया। इतुर पाक यानी इतर बन रहे हैं, एक से ज्यादा लोग यहाँ शिकार करते हैं। इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो एस्किमो शिकारी लोग हैं वो इसमें दो छिद्र बनाते हैं, पास दो छिद्र बना देंगे। अब एक व्यक्ति एक छिद्र के पास बैठ जाएगा और ये नीचे एस्किमो, ये सारा बर्फ के अंदर ये छिद्र हो गए, ये नीचे पानी है, जो सील मछली यहां पर आएगी, ठीक है। इस छिद्र से ये भोजन डालेंगे, ठीक है, यानी उसको थोड़ा चारा डालेंगे तो यहां पर वो आएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे इसके पास आएगी वो यहां दूसरे व्यक्ति को, जस्ट दूसरे छिद्र के पास बैठा है, उसको इशारा कर देगा भाई भैया आ गई, फंस गई है, और वो वहां से हार्पून से वार कर देता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब इतुर पाक में दो छिद्र बनाए जाते हैं, दो छिद्र। एक छिद्र में उसे फंसाएंगे, यानी उसको भोजन के लिए चारा डालकर उसे आकर्षित करवाएंगे उसके, और दूसरे से हार्पून के माध्यम से दूसरा व्यक्ति उस पर अटैक करेगा और शिकार करता है। तो इसमें दो छिद्र बनाकर यह कार्य किया जाता है, वो इतुर पाक है। तो इतुर पाक में क्या है, इसमें बेटा, इसमें एस्किमो शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है, और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। तो ये हुई इतुर पाक।
और माऊ पाक। तो माऊ पाक और इतुर पाक क्या है बेटा? शीतकालीन आखेट की विधियां हैं। शीतकालीन आखेट की विधियां हैं किसकी? एस्किमो जनजाति की, एस्किमो जनजाति की। और अब बात करते हैं अपने बसंतकालीन आखेट की। ये हमने शीतकालीन आखेट पढ़ा जिसमें हमने माऊ पाक और इतुर पाक पर बात की। अब हम बसंत मार्च में आ जाते हैं लगभग। दूसरी बात कर रहे हैं दूसरे ऋतु में बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो यहीं पर एक प्यारा सा प्रश्न बन जाता है बेटा, बसंतकालीन आखेट जो एस्किमो जनजाति करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका एक नाम है बेटा, याद रखिएगा, उतोक। उतोक, उतोक। और मैं आपको कहूंगा इसी एस्किमो में ही ये खूब सारे नाम से दिए हैं, लेकिन मजा आएगा आप टॉपिक को पूरा समझकर जब लास्ट में आप क्या करना, ऐसे जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम आए हैं उनको एक जगह शब्दावली के रूप में लिखना और पढ़ना। मजा आएगा और याद भी रहेगा, परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, तो बसंतकालीन आखेट को नाम दिया जाता है उतोक, उतोक कहते हैं। और ये लगभग कब होता है? मार्च में। ठीक है, मार्च में जैसे बेटा होता है दिन है वो बड़े होने लग जाते हैं। जब मार्च के महीने में दिन जब बड़े होने लगते हैं तब सील मछलियां हैं वो सांस लेने के लिए उन छिद्रों से बाहर आती है और धूप सेकती है, साथ में सांस भी लेना है और यूं समझिएगा सर्दी के बाद हल्की धूप का आनंद लेने के लिए वो छिद्रों से बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही तैयार बैठे हैं एस्किमो का हार्पून, और इस बार बाहर आ रहे हैं तो हार्पून के साथ साथ अपने कुत्तों को भी ले आते हैं। तो हार्पून उनका हथियार हो गया और कुत्ते उनके सहयोगी हो गए। उन दोनों की सहायता से बसंतकालीन आखेट किया जाता है जिसे उत्तोक कहते हैं। तो मार्च में जब सील मछलियां सांस लेने के लिए छिद्र से बाहर आकर धूप सेकती है, उस टाइम एस्किमो शिकारी अपने हार्पून यंत्र और कुत्तों की मदद से सील मछली का यानी उन मछली का शिकार कर लिया जाता है। और इस समय यहाँ तक पहुँचने के लिए ये चमड़े की बनी, जो हमने पहले पढ़ी, एक नाव, कयाक नाव का इस्तेमाल करते हैं। कयाक, चमड़े से बनी हुई, चमड़े से बनी कयाक नाव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाव इनकी चमड़े या और हड्डियों से है वो बनी हुई होती है। तो चमड़े से बनी कयाक नाव का बसंतकालीन आखेट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा तीसरी ऋतु इनकी। अब ये सामान्य सी बातें हैं, गर्मियों वाली बातें। अब बात करते हैं हम ग्रीष्मकालीन आखेट पर। गर्मियों में शिकार कैसे करते हैं? तो वो सामान्य प्रक्रिया सी है, यहाँ कोई ज़्यादा कोई जटिल शब्द भी नहीं है। एस्किमो लोग मोस्टली इस टाइम में, क्योंकि गर्मी आ गई तो हालांकि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल जाती है, थोड़ी बहुत वनस्पति उग जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, कैरिबो बारहसिंगा जो है वो झुंड के झुंड बनाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस ग्रीष्मकालीन आखेट में ये एस्किमो लोग कैरिबो का शिकार करते हैं, कैरिबो का। और कैरिबो का शिकार वही धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर इन्हें थोड़े बहुत कहीं खरगोश, बतख या चिड़ियां हैं, उनका भी ये हल्के से भाले को फेंक कर भी शिकार कर लेते हैं। तो गर्मियों में, ग्रीष्म काल में ये कैरिबो का शिकार करते हैं। जो चिड़िया है कोई, हाँ कबूतर, बतख, खरगोश उनको कोई मिलता है तो भाले से उनका शिकार है वो कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा
एस्किमो जनजाति के आखेट, जिसमें हमने शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट पर बात की। हमने शीतकालीन आखेट में 2 मेथड पर भी बात की, माऊ पाक और इतुर पाक पर। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं, जो मार्च के महीने में कयाक नाव का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये उस टाइम किया जाता है जब सील मछली है, जो मछलियां हैं वो सांस लेने के लिए और धूप सेकने के लिए बेचारी बाहर आती है। जब धूप सेकने आती है, क्योंकि भाई इनकी प्रकृति है ऐसी, इन्हें भोजन चाहिए, भोजन का संग्रहण करना है, तो ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो अपनी मस्ती के लिए बाहर आ रही है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने शीत, बसंत और ग्रीष्म काल में एस्किमो जनजाति के आखेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पर मैं कुछ और सामान्य सी बातें और करना चाहूँगा, जो भविष्य में आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, आज के समाज में, इस आधुनिक युग में हम कहें भी किसको हम बड़ा मानते हैं, तो कलयुग है भाई, जिसके पास पैसा है क्या वो बड़ा है। और जैसे कई लोगों में पुराने टाइम में क्या होता था, गांव में क्या होते थे कि जिसके घर पर पशु ज़्यादा है गांव का वो चौधरी है, जिसके ज़्यादा चारपाई है शादी में जिसे मांग कर नहीं लाने पड़ती, कि गांव में बड़ा उसका रुतबा है भाई। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समय की अपनी अपनी बातें हैं। तो हम तो एस्किमो जनजाति पढ़ रहे हैं, ट्राइब्स पढ़ रहे हैं भाई। तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात भी, एस्किमो की संपत्ति, एस्किमो की संपत्ति, प्रॉपर्टी व सामाजिक स्तर, सोशल लेवल, सामाजिक स्तर। तो एस्किमो की संपत्ति और उनके सामाजिक स्तर का मापदंड किसे माना गया है? बहुत प्यारा प्रश्न लगता है मुझे ये, कभी जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। एस्किमो जनजाति की संपत्ति और सामाजिक स्तर का पैमाना, मापदंड किसे माना गया है? आप ध्यान रखिए बेटा, वो है रेंडियर। किसके पास कितने रेंडियर है भाई? जो स्लेज गाड़ी खींचते हैं, रेंडियर। जिसके पास जितने ज्यादा रेंडियर, वो सोसाइटी में उसका नाम उतना ही बड़ा है ना। बड़ा प्यारा सा प्रश्न भी। एस्किमो की संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड किससे निर्धारित होता है? रेंडियर से निर्धारित होता है। और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की अंतिम बात, ये बात भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और कभी न कभी ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा 1 नंबर या 2 नंबर में। वो है बेटा कि एस्किमो जनजाति के लिए सील मछली का क्या महत्व है? क्योंकि आपने देखा होगा, जब से हमने एस्किमो पढ़ना स्टार्ट किया है, हम बार बार सील मछली की बात कर रहे हैं। तो क्यों न हम इसको एक टॉपिक ही बना दें, और एस्किमो के लिए सील मछली का आर्थिक महत्व, एस्किमो जनजाति के लिए सील मछली का आर्थिक महत्व क्या है बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, बहुत प्यारी जानकारी, और वही बातें जो हम बेटा पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो सील मछली का आर्थिक महत्व, यानी क्या क्या बेनिफिट हमें इससे मिलते हैं, एक एक करके जो हमने पढ़े हैं उन्हीं पर बात कर लेते हैं। और पहला, इससे हमें खाने के लिए मांस प्राप्त होता है, खाने के लिए मांस प्राप्त होता है। दूसरा, कपड़े बनाने में, यानी इसकी जो खाल है उससे कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने में इसकी खाल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा ये अस्थायी तंबू बनाते हैं, हमने बात की ये अस्थायी तंबू बनाते हैं गर्मियों में। तो इसका मतलब तंबू बनाने में भी इनकी खाल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने बात की बेटा इनकी चर्बी की, हमने बात की भी जो इग्लू है, अंदर गर्मी पैदा करने के लिए, अंदर गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ तो जलाते होंगे, ठीक है। तो ईंधन के लिए इन्हीं सील मछली की चर्बी जलाई जाती है, ईंधन के लिए चर्बी प्राप्त होती है। एक चीज यहां मैं
चर्बी वाले पर एक बात और भी करना चाहूंगा बेटा, वो ये है भी सील मछली की जो चर्बी है वो अन्य जितने भी जीव है उनकी चर्बी की तुलना में एक तो जल्दी जलती है और अधिक देर तक जलती है और टेम्परेचर गर्मी भी ज्यादा देती है। सील मछली की चर्बी अन्य जीवों की तुलना में जल्दी जलती है और ज्यादा टाइम तक जलती है और ज्यादा गर्मी देती है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है, ईंधन के लिए चर्बी मिलती है। और बात करें बेटा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए भी इसकी हड्डी को काम में लिया जा सकता है। स्लेज गाड़ी बनाने में हमने पहले पढ़ा वालरस की हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो स्लेज गाड़ी में सील मछली की हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में है धागे के रूप में तात प्राप्त होते हैं, ठीक है। धागे के रूप में तात प्राप्त होते हैं। तो ये पढ़ा बेटा हमने सील मछली का एस्किमो जनजाति के लिए आर्थिक महत्व भी। इस तरीके से बड़े मोटे मोटे फायदे हमने यहां पर आज इस क्लास में पढ़े हैं। तो ये था बेटा एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप, उनकी अर्थव्यवस्था में आखेट का टॉपिक हमने अब पूर्ण किया है। और अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपने एस्किमो जनजाति के समाज और उसकी संस्कृति यानी सोशल और कल्चर के ऊपर अपने बात करते हैं, समाज और संस्कृति पर, क्योंकि हर चीज़ पढ़ी है तो उनके कल्चर के बारे में भी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले बात करें बेटा, ये जो लोग हैं एस्किमो लोग, ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। एस्किमो लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, घर का मुखिया पिता होता है, इसलिए हम कह सकते हैं भी ये पितृवंशीय है, पितृवंशीय समाज है। पिता के नाम पर ही वंश चलता है, पितृवंशीय समाज है। एस्किमो जाति के लोग एक से ज़्यादा पत्नी रख सकते हैं, अर्थात बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा है वो इनके अंतर्गत प्रचलित है। ये क्योंकि सर्दियों में तो जीवन यापन ही बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं, तो इसलिए फंक्शन जितने भी ये मनाते हैं वो ग्रीष्म काल में ही मनाते हैं। तो ग्रीष्म काल में ही उत्सव व समारोह का आयोजन है वो किया जाता है। एस्किमो जाति के लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं। जादू टोना में विश्वास रखते हैं, यानी सीधी सी बात कहें थोड़े अंधविश्वासी हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारी बात, इनकी भाषा की बात करें, एस्किमो जनजाति की भाषा का नाम क्या है, तो वो है बेटा एल्यूट भाषा। इनकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है एल्यूट, एल्यूट भाषा बोलते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है एल्यूट क्या होता है, बस सीधा इतनी सी बात, एल्यूट क्या होता है, तो हम कहेंगे एस्किमो जनजाति की भाषा है। एस्किमो जनजाति की भाषा कौन सी है, एल्यूट है। और अंतिम और एक विशेष बात इनकी समाज की, देखिए गर्मियों में तो फंक्शन भी मना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शिकार वगैरह भी हो जाता है, जीवन यापन भी हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और
उस शीतकाल के अंदर जब भोजन की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, तो जो बूढ़े और अशक्त यानी दूसरे पर डिपेंड रहने वाले, हैंडीकैप्ड कह लें, तो जब शीतकाल में भोजन की कमी हो जाती है तब बूढ़े और अशक्त लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनके पास कोई इलाज नहीं होता, वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते उस बुरी परिस्थिति के अंतर्गत। तो सर्दियों में भोजन की कमी होने पर बूढ़े और अशक्त लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। बड़ा ही संवेदनशील सा विषय हो जाता है ये, ठीक है। तो ये था इनके समाज और संस्कृति से संबंधित कुछ 5-7 बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं इनके सोसाइटी से जुड़ी हुई। और अब अंतिम पड़ाव पर आते हैं बेटा एस्किमो जनजाति को लेकर। और तीसरे, पहला बड़ा पॉइंट था इनका निवास क्षेत्र, दूसरी हमने बात की बेटा इनकी अर्थव्यवस्था पर, तीसरा पॉइंट हो गया समाज और संस्कृति पर, और चौथा पॉइंट जो इनका आता है बेटा वो है वातावरण व समायोजन। वातावरण व समायोजन यानी अपने इन्वायरमेंट के साथ ये किस प्रकार एडजस्टमेंट करते हैं, ये तथ्य है इसके अंतर्गत। कोई बहुत ही, देखिए हम कहीं भी रहें, हम प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं या उसको ढाल लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें ये इसके अंतर्गत आती है। जो बेटा याद है आपको इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी वाली जो बातें हैं, तो यानी एस्किमो जाति अपने वातावरण के साथ कैसे एडजस्टमेंट करती है वो है। तो देखिएगा एस्किमो जनजाति बड़े कठोर इन्वायरमेंट में रहती है, बहुत अत्यधिक सर्दी वाले इलाके में रहती है, और वहाँ पर अपने आप को एडजस्टमेंट करना उनकी बहुत बड़ी दक्षता की पहचान है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है बेटा तो क्या करते हैं, वो अपना इग्लू बना लेते हैं, अपना इग्लू वाला मकान बना लेते हैं जिससे सर्दी से बचा जा सकता है। तो वो तो एडजस्टमेंट ही तो हुआ। इन्वायरमेंट के उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने इग्लू बना ली। बर्फ के ऊपर पहिए वाली गाड़ी नहीं चल रही तो उन्होंने बिना पहिए वाली स्लेज गाड़ी बना ली। कहते हैं ना बेटा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने स्लेज गाड़ी बना ली। जब बर्फ की तेज आंधियां चलती है या जब सूरज की रोशनी बर्फ के ऊपर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा चमक होती है जो आंखों के ऊपर गिरती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा वालरस जलीय जंतु के दांतों की चश्मा बना ली। उनके छिद्रों से दिख जाता है ताकि सीधी लाइट अंदर नहीं गिरती और बर्फ है वो सीधी आंखों के ऊपर नहीं गिरती। तो इस प्रकार वातावरण में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो जो चीजें करता है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये सारी वो सारे पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, वातावरण व समायोजन के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं बेटा एस्किमो जनजाति का अंतिम पॉइंट, और वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क यानी ये ट्राइब्स हैं अब इस मॉडर्न सिस्टम के संपर्क में आते हैं। जैसे अब कनाडा अलास्का में रह रहे हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, अंदर शहर के लोग या तो वहाँ आ रहे हैं या वो वहाँ जा रहे हैं, तो बदली हुई परिस्थितियाँ देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो फ़र्क पड़ रहा है। अब वो क्या हो गया, शिकार करने के लिए जाते, पहले वो शिकार केवल किससे करते थे, हमने पढ़ा हार्पून से शिकार करते थे। अब उन्होंने बंदूकें ले आए, भी बंदूक मिल गई उनको, तो बंदूक से शिकार करने लगे। तो ये है आधुनिक संस्कृति का उनके ऊपर प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पहले वो जो कयाक और उन नावों से जाते थे, ठीक है, जो खुद या कुत्तों से धक्का मार के से बर्फ के ऊपर चलाते थे, आज के ऊपर अब उनके पास मोटर वाली नाव आ गई, मोटर से चलती है वो, ठीक है। स्लेज गाड़ी की जगह स्नो स्कूटर आ गए उनके पास।
तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुविधाएं आ रही है, उनको सुविधाएं मिल रही है, तो कनाडा और जो अलास्का का जो क्षेत्र है वहां पर इस जनजाति की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि 21वीं सदी में जो एस्किमो जनजातियों का प्रवेश है वो ऐतिहासिक रह जाए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से टुंड्रा के जो तटीय क्षेत्र है उसका वहां के पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ रहा है। तो बेटा ये था अपना विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति का को लेकर अंतिम क्लास थी अपनी। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण एस्किमो जनजाति को पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ा है, ताकि हमें ये चीज़ समझ में भी आए और लंबे टाइम तक याद भी रहे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चीज़ का लाभ हुआ होगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।